हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें कि केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट बेरेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं AIB 18 के सिलेबस के अनुसार। इसके अलावा आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो उन सभी कैंडिडेट का जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है और ये मैक्सिम किस केस लॉ से संबंध करती है, किस केस लॉ से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर हमें बताना है। द मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमडम हैज बीन एक्सप्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ। तो किस केस से ये संबंधित है? अगर आपने टोर्ट को पढ़ा होगा, लॉ ऑफ टोर्ट, तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। वैसे आप सभी ने पढ़ा है, जिसने भी लॉ के सब्जेक्ट यानी कि जो भी LLB पास आउट है, उन सभी ने लॉ ऑफ टोर्ट को पढ़ा होगा। ये एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है और इम्पोर्टेंट मैक्सिम है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। इंजूरिया साइन डैमडम, डैमडम साइन इंजूरिया, दो है अपोजिट, ये चलती है। और इससे रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉ है एशवे वर्सेस वाइट का। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द डिसीजन इन ए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HS ढिल्लन, ये जो केस है ये किस चीज से संबंधित है? इन सभी विषय में से पहला ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956। सेकंड ऑप्शन है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ with respect to a matter not enumerated in the concurrent list or a state list। और थर्ड ऑप्शन है the exclusive power of the state legislature to make law with respect to a matter enumerated in the state list। and fourth ऑप्शन है the scope of parliament or legislature of the state to make law in respect of matter enumerated in a कंकरंट लिस्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसको समझ लेते हैं कि ये जो केस लॉ है वो किस चीज से संबंधित है। केंद्र, पहला ऑप्शन कह रहा है केंद्र बिक्री कर अधिनियम 1956 की संवैधानिक वैधता से। दूसरा ऑप्शन है साम्यवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल न किए गए मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। या फिर राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विशेष शक्ति है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है साम्यवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद या फिर राज्य विधानमंडल का दायरा। तो किस ऑप्शन से ये इंपॉर्टेंट केस लॉ डील करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये डील करता है हमारा सेकंड ऑप्शन से, यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ ए मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, साम्यवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल ना किए गए मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से ये संबंधित है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HS ढिल्लन का केस है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? ये भी एक केस लॉ से संबंधित है। द नेम ऑफ द केस विच आर ओवर रूल्ड द केशव नंदा भारती केस। किस केस ने केशव नंदा भारती केस को ओवर रूल्ड कर दिया था? तो सबसे पहला केस कौन सा है? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सेकंड केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। थर्ड केस है गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फोर्थ केस है सज्जन और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। साथ ही मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट
जो अभी न्यू कैंडिडेट जुड़े हैं, चाहे वो प्रीवियसली सभी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती है, आपको लग रहा है कोई दूसरा आंसर इसका सही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं, ताकि क्योंकि आपके द्वारा एक छोटा सा एफर्ट भी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, ताकि वो गलत चीजों को याद ना कर सके। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 डील विद विच इशू? फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। दूसरा ऑप्शन है रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। थर्ड ऑप्शन है रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एयर होस्टेस ऑफ एयर इंडिया। अब ये जो पर्टिकुलर केस है ये किस विषय से संबंधित है? कौन सा केस है? इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केस है और पूछा जाता है। और ये किस चीज से डील करता है? ये डील करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड क्लासेस के अलावा कोई भी रिजर्वेशन है तो उससे ये संबंधित है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि सरकारी रोजगार में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द डिसीजन इन ए नीलावती बेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थोड़ा सा अटपटा केस है। ये केस किस चीज से डील करता है? इंपॉर्टेंट केस है और किस किस विषय से संबंधित है? पहला इंपॉर्टेंट इशू है राइट ऑफ ए हिंदू विडो टू शेयर इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। सेकंड ऑप्शन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन लेबर। और थर्ड ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ ए स्टेट टू पे कंपनसेशन टू ए विक्टिम ऑफ कस्टोडियल वायलेंस। फोर्थ ऑप्शन है राइट ऑफ ए रेप विक्टिम टू गिव लीगल एड। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित किस चीज से है आपको यहाँ पर हमें बता देना है। किससे संबंधित है? राइट ऑफ ए विडो से है। दूसरा है इक्वलिटी फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन लेबर, या फिर लिबर्टी ऑफ स्टेट टू पे कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ कस्टोडियल वायलेंस। तो ये इसी से संबंधित है हमारे थर्ड ऑप्शन से। यानी कि हिरासत में हिंसा के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने का राज्य का दायित्व है, यानी कि लायबिलिटी है किसकी? स्टेट की, कि वो कंपनसेशन पे करेगा अगर वायलेंस होता है विक्टिम के साथ। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द डिसीजन ऑफ ए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस डील विद विच इशू? फर्स्ट है द इशू ऑफ पनिशमेंट फॉर द रेप ऑफ ए माइनर गर्ल। सेकंड ऑप्शन है इलीगल ट्रैफिकिंग इन ए वुमेन एंड ए चिल्ड्रन। थर्ड ऑप्शन है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट ए वर्क प्लेस। और फोर्थ ऑप्शन है इन कैमरा ट्रायल इन रेप केसेस। तो किस विषय से संबंधित है हमारा विशाखा वर्सेस राजस्थान मामला? स्टेट ऑफ राजस्थान का जो मामला है तो ये किस चीज से डील करता है? ये डील करता है वर्क प्लेस पर वुमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुई थी, तो इस चीज से ये डील करता है, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज इस वीडियो में केस लॉज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर केस लॉज पर भी वीडियो बनाइए। केस लॉज जो है इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को ले लो, चाहे AIB है, चाहे जुडिशरी है, चाहे APO है, हर एग्जाम के अंदर केस लॉज पूछे जाते हैं। 4 या 5 केस लॉज जो है पूछ लिए जाते हैं। रेयर टू रेयर होता है कि किसी साल में नहीं पूछे जाते, अदरवाइज पूछ लिए जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन रिक्वायरमेंट टू बी फॉलो इन ऑल केसेस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन इज। किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी या हिरासत के सभी मामलों में पालन की जाने वाली कुछ आवश्यकताएं
निर्धारित की थी, किस केस के अंदर निर्धारित की थी, ये आपको बताना है। वो की थी डी के बासु के केस के अंदर। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू ग्रांट इंटरिम measure under section number 9 of Arbitration and Conciliation Act 1996 extend to international arbitration as well। इस केस में यह बात कही गई थी कि किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम उपाय देने की शक्ति अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तक भी फैली हुई है। तो किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह बात कही गई थी? तो यह बात कही गई थी हमारे सेकंड केस के अंदर, यानी कि ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस पाइप लिमिटेड के केस के अंदर। तो इन सभी केस लॉज का आपको नाम जो है याद रखना है, बिल्कुल भी जो है नहीं भूलना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट order section 34 of Arbitration and Conciliation Act 1996 the court can examine the validity of international award। किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह बात कही गई थी, ये आपको हमें बताना है। तो किस केस के अंदर यह बात कही गई थी? ऑयल एंड नेशनल कॉरपोरेशन, या फिर वेंचर ग्लोबल एज, या फिर कलेश रानी दग, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेको त्रिची इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के केस के अंदर। तो किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह बात कही गई थी, ये आपको हमें बताना है। तो किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह बात कही गई थी? यह कही गई थी हमारे सबसे पहले केस के अंदर। इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ना कि सेकंड ऑप्शन। इसको आप करेक्ट कर लीजिए क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही जवाब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में, और इससे रिलेटेड हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि जब बात की गई थी कोर्ट कैन एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड, तो ये बात जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कही गई थी ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस पाइप लिमिटेड। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 would have no application to international commercial arbitration held outside India, and therefore such award would only be subject to the jurisdiction of Indian court when the same are sought to be enforced in India in according with the part 2 of the SAIS Act। तो किस पर्टिकुलर केस के अंदर यह बात कही गई थी? हिंदी में इसे एक बार और समझ लेते हैं। आर्बिट्रेशन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केस लॉज पर भी क्वेश्चन आते हैं, वैसे सेक्शन बेस भी आते हैं, डिटेल बेस भी आते हैं। तो आर्बिट्रेशन को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का भाग 1 भारत के बाहर आयोजित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा, और इसलिए ऐसे पुरस्कार यानी अवार्ड केवल भारतीय क्षेत्र अधिकार के अधीन होंगे। और न्यायालय ने उक्त अधिनियम के भाग 2 के अनुसार इसे भारत में कब लागू करने की मांग की थी? यह बात किस पर्टिकुलर केस के अंदर कही गई थी? तो ये हमारी कही गई थी कौन से केस के अंदर? क्या पहले केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर, तीसरे केस के अंदर, चौथे केस के अंदर? तो पहले केस के अंदर यह बात की गई थी भारत एल्युमिनियम कंपनी एक्सेट्रा एंड इसको क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं केसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस INC ETC। ये हमारा पर्टिकुलर केस है, इस केस को आपको याद रखना है। अब हमारे केस लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में।
बात करते हैं सबसे यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन है जो इसका सही जवाब है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है या फिर आर्टिकल 17 है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। आर्टिकल नंबर 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। इसके अलावा अदर जो ऑप्शन है उन सभी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 15 की जब हम बात करते हैं तो ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है प्रोहिबिशन। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ religion or race, caste, sex or place of birth। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 की। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस बारे में डील करता है, ये डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment। तो अब बात करें आर्टिकल नंबर 17 की, तो ये किस चीज से डील करता है, ये डील करता है एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी के बारे में। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप सभी को पता होने चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेक्शन आर्टिकल नंबर 376, आर्टिकल नंबर 377, आर्टिकल नंबर 378, आर्टिकल नंबर 378 कैपिटल ए। तो इसका सही जवाब है हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि 377 डील करता है किसके बारे में, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बात कर लेते हैं बाकी के प्रोविजन किससे डील करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 376 की, तो ये बात करता है किसके संबंध में, प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सेकंड ऑप्शन आपको पता ही चल गया, आर्टिकल 377 जो बात करता है प्रोविजन एज टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, आर्टिकल 378 ये डील करता है प्रोविजंस एज टू पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। 378 कैपिटल ए, ये किससे डील करता है, ये डील करता है स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन एज टू ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपको पर्टिकुलर हर एक आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ पर्सन बिलोंग टू द जुडिशियल सर्विस वेस्ट इनटू किसको होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
या फिर हाई कोर्ट। किसको होंगे? हाई कोर्ट को होंगे, उच्चतम न्यायालय को होंगे। और ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल इसके संबंध में आपको पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 235 जो बात करता है किसके बारे में? जो बात करता है कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको पढ़ लेना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अक्यूज्ड टू रिमेन साइलेंट? कौन सा है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 कैपिटल ए। तो कौन सा इसका सही जवाब है? हमारा आर्टिकल नंबर 20। अब बात कर लेते हैं इन सभी आर्टिकल्स के बारे में कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की, तो ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offense। आर्टिकल नंबर 20 बात करता है, सॉरी ये आर्टिकल नंबर 20 से डील करता है। आर्टिकल नंबर 21 डील करता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं भी कितना कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मेरे यहाँ से दिमाग से निकल गया था। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 ए के बारे में, जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो मैंने सीक्वेंस वाइज याद किए हुए थे, तो मैंने इसी तरीके से लिख दिए। आप सभी को यहाँ पर देख लेना है कौन सा पर्टिकुलर आंसर इसका ठीक है। इसका आंसर ठीक है हमारा थर्ड ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 20। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड जो प्रोविजन आपको देख लेने हैं वो यही है। 21 डील करता है इससे, 20 डील कर लेता है इससे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी स्टेटेड दैट द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूअस superintendence over the court of the judicial magistrate? सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 480, 481, 482, 483। तो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील करता है? सीआरपीसी की कौन सी धारा बताई कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पर निरंतर अध्यक्षीकरण करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य होता है? तो कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है जो इससे डील करती है? वो है हमारी सेक्शन नंबर 483। अब बात कर लेते हैं ये बाकी के प्रोविजन जो है, बाकी की जो सेक्शन है वो किस किस बारे में बात करती है। 480 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करती है प्रैक्टिसिंग pleader not to sit as magistrate in certain courts। आप इसकी डिटेल डिस्कशन इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़कर समझ लीजिएगा। बात करते हैं 481 की, तो ये बात करता है पब्लिक सर्वेंट concerned in sale not to purchase or bid
ऑफ बिड फॉर प्रॉपर्टी। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। 482 आप सभी को पता होगा, इनहेरिएंट पावर हाईकोर्ट की बात की गई है, जिसकी सेविंग इस तरीके से लिखा जाता है, सेविंग ऑफ इनहेरिएंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। बात कर लेते हैं 483 सेक्शन की सीआरपीसी की, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डिस्कस करता है। ये तो आप सभी को पता चल ही गया। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद लिमिटेशन इन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर लिमिटेशन से वो क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी के अंदर लिमिटेशन के प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। लिमिटेशन से रिलेटेड सीआरपीसी में प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, और वो कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्शन से डील करते हैं। क्या 467 से लेकर 473, 467 से 472, 467 से 471, या फिर 467 से 470 तक, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो 467 से लेकर 473 तक के प्रोविजन जो है वो बात करते हैं लिमिटेशन से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में, कि कितने में कितनी लिमिटेशन की हमें जरूरत होगी केस फाइल करने में, किसी पर्टिकुलर अपील को करने में, तो वो वहां पर प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 21A अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था, आर नॉट अप्लीकेबल टू द केस वेयर द फाइनल रिपोर्ट डिस्क्लोज। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफेंस पनिशेबल फॉर डेथ, सेकंड ऑप्शन है ऑफेंस पनिशेबल फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट, ऑफेंस पनिशेबल फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, नेगेटिव बात की गई है, नॉट अप्लीकेबल। तो इसका सही जवाब कौन सा है, हमारा थर्ड ऑप्शन है, जो बात करता है प्ली बार्गेनिंग के बारे में, प्ली बार्गेनिंग के बारे में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील विद द टर्म रेफरेंस इन सीपीसी। तो सीपीसी में कौन सा पर्टिकुलर ऑर्डर है। अब सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें समझनी है। जब हम एक्स और एल की बात करते हैं तो ये रोमन टर्म है। जब हम एल की बात करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली में इसको काउंट किस तरीके से करें। तो जब एक्स और एल की बात हो रही होती है तो इसको 14 काउंट किया जाता है और इसको काउंट किया जाता है 15। यानी कि यहाँ पर 46 लिखा हुआ है, यहाँ पर 47, 48 और 49 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको पता चल जाएगा इजिली कि कौन सा इसका सही ऑर्डर है, किस ऑर्डर में रेफरेंस की बात की गई है। तो 46 ऑर्डर के अंदर जो है बात की गई है। जब हम 47 की बात करते हैं तो उसमें क्या किस किस पर्टिकुलर प्रोविजन से ये डील करता है, ये डील करता है रिव्यू से। जब हम 48 की बात करते हैं तो ये बात करता है मिसलेनियस केसेस के रिगार्डिंग। और जब हम बात करते हैं 49 की तो हाई कोर्ट के चार्टर की बात करता है, चार्टर्ड की बात करता है, हाई कोर्ट के चार्टर्ड की। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, अंडर सीपीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट नॉट रिजेक्ट द प्ली। कब रिजेक्ट नहीं की जाएगी। जो प्लांट है ये यहाँ पर गलत लिखा हो, PLAINT प्लांट है, इस तरीके से है, इसको देख लीजिएगा। तो प्लांट कब आपकी रिजेक्ट नहीं की जाती है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन within a time to be fixed by the court failed to do so. Second option है where the shoot appears from the state in the plant to be barred by any law. Third option है when the plant is in
sufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court failed to do so। और फोर्थ ऑप्शन है where the plant disclose a cause of action। तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पर इसके रिगार्डिंग सही है ये आपको बताना है। और ये आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि सीपीसी का कौन सा ऑर्डर नंबर, कौन सा रूल नंबर बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लांट के बारे में। रिजेक्शन ऑफ प्लांट के बारे में आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। वेदर आईपीसी अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया? Yes, no, if the offense is associate and has nexus with another offense committed in India। और फोर्थ ऑप्शन है only if there is a mutual treaty between the India and the country in which offense has been committed। हिंदी में समझ लेते हैं। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 भारत के नागरिक के द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध पर लागू होती है? जी बिल्कुल लागू होती है, हमने पढ़ा है इसको। और किस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ा है? सेक्शन नंबर 3 के अंदर ऑफ द आईपीसी, जो बात करती है किसके बारे में? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड but which by law may be tried within India। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जो बात करती है, जो कहती है कि हाँ भाई इंडिया के अंदर ही समझा जाएगा, भले ही इंडिया से बाहर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है वो इंडिया में उसे ट्राई किया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।